बचपन में आपने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी जिसमें आपको एक सबक सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है। लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद ये कहानी आज आप दूसरी तरह से सुनिए, एक सच्ची कहानी के रूप में। आपने कुछ साल पहले कांड सुना होगा, भंवरी देवी कांड, जो कि राजस्थान के जोधपुर शहर के पास हुआ था। क्या था ये पूरा किस्सा और कैसे एक औरत के लालच ने पूरे देश में एक सनसनी मचा दी। ये कहानी है भंवरी देवी की। भंवरी देवी जो मात्र 8,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक अस्पताल में बतौर नर्स काम किया करती थी। अब आप सोचेंगे कि एक नर्स की कहानी कैसे पूरे देश की सियासत पर असर डाल सकती है, तो वही आपको इस केस में जानना है। ये कहानी शुरू होती है भंवरी देवी के उस शौक से जो उन्हें अपने काम से अनुपस्थित रहने की वजह बन जाता था। यानी भंवरी देवी काम तो किया करती थी एक अस्पताल में नर्स का, लेकिन उन्हें शौक था नाच गाने का। वो म्यूजिक एल्बम में काम करती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो राजस्थान की फिल्मी हीरोइन बने। अब इस सब में हुआ ये कि एक दिन उन्हें नर्स की नौकरी से निकाल दिया गया। तो कहानी उसी दिन से शुरू होती है। कई लोगों ने शिकायत की थी कि भंवरी देवी नाम की जो नर्स है ये अस्पताल से गायब रहती है। जब शिकायत कई बार होने लगी तो उस शहर के कलेक्टर ने ये डिसीजन लिया कि हम इनको नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकाल दिया गया। जोधपुर के पास एक कस्बा है कैनन, जहाँ पे काम करती थी, खैर वहाँ के सरकारी अस्पताल। उसके बाद ये भंवरी देवी पहुंचती हैं अपने इलाके के विधायक, जो लूनी सीट से विधायक थे, मलखान सिंह के पास, और उनसे ये दरख्वास्त करती हैं कि उनके पास और कुछ कमाई का जरिया नहीं है, इसलिए अगर वो कलेक्टर साहब को कह देंगे तो उन्हें फिर से नौकरी पर रख लिया जाएगा। मलखान सिंह उन्हें लेकर पहुंचते हैं महिपाल मदेरणा के पास, जो कि प्रदेश में जल संसाधन मंत्री थे। अब भंवरी देवी जो एक मामूली सी नर्स थी, जिनका बड़े राजनेताओं से कोई संबंध होने की कोई ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती थी, अचानक नौकरी जाने के बाद से ही वो अपने शहर के विधायक और एक कैबिनेट मंत्री के सीधे संपर्क में आ गई। अब जब दोनों के सीधे संपर्क में आ गई तो आप समझ सकते हैं नतीजा क्या हुआ होगा। विधायक साहब का फोन गया होगा कलेक्टर साहब को उनको नौकरी पर रखना पड़ा होगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो गई। कहानी शुरू हो गई एक ऐसी जर्नी की जिसका अंत निश्चित तौर पर दुखद ही होना था, क्योंकि अब भंवरी देवी को ये लगने लगा कि वो कोई मामूली नर्स नहीं है। वो तो विधायक से कहलवाकर कलेक्टर को ऑर्डर दिलवाती हैं और अपनी गई हुई नौकरी वापस पा लेती हैं। तो उनको अपने अंदर एक पावर का एहसास हुआ, उनको पावर का नशा आने लगा। और इस बीच मलखान सिंह के साथ और महिपाल मदेरणा के साथ उनके संबंध दिनों दिन बढ़ने लगे। ये बात है 2009 की। और अगले 2 साल ये जो भंवरी देवी हैं ये सत्ता के नशे में चूर रहने लगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये अपने शहर के विधायक और एक कैबिनेट मंत्री को एक फोन करके मिल सकती थी, जब चाहे जो चाहे उनसे करवा सकती थी। बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए वो क्या क्या कर रही होंगी। खैर, अब हम आते हैं 2011 में। यानी अब तक 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों के दौरान भंवरी देवी बहुत सारे पॉलिटिकल फंक्शन में जा चुकी थी। उन्होंने मंत्रियों की जिंदगी बड़े करीब से देखी थी। नेताओं की जो एक सत्ता होती है, जो पावर का नशा होता है, उसको बहुत करीब से महसूस कर लिया था। और इन 2 सालों में उनकी जिंदगी इस हद तक बदल गई थी कि 7 से 8,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाली भंवरी देवी अब मारुति स्विफ्ट गाड़ी से चलती थी। उनके जो बच्चे थे वो जयपुर के बड़े महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे, बोर्डिंग में रह रहे थे। और उनका जो पति था अमरचंद, उसको तो उन्होंने भाव देना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो अमरचंद उनको समझ ही नहीं आता था। वो अमरचंद 5-6 हज़ार रुपए के लिए पूरी महीने मेहनत करता था। और यहाँ भंवरी देवी थी जो एक विधायक और एक मंत्री के साथ घूमती थी। और ये सब उनके जीवन में अचानक आया था, यानी इसके पहले से कोई तैयारी नहीं थी। वो खुद नहीं जानती थी कभी ऐसा होगा। एक तरफ जो उनकी ख्वाहिश थी राजस्थानी फिल्मों में हीरोइन बनने की, अब वो भी उन्हें छोटी लगने लगी थी। उन्होंने बड़ा सपना देख लिया था विधायक बनने का, कि वो जिस मलखान सिंह के पास जाती हैं, वो जिस पद पर है, क्यों ना मैं उस पद पर आ जाऊं। बस यही जो इच्छा थी वो उनके बुरे दिनों का कारण बनने वाली थी, उनको नहीं पता था। अब होता यह है, जुलाई का महीना आने से पहले वो पहले 2011 में, जैसे 2011 का साल शुरू होता है, वो मलखान सिंह पर और महिपाल मदेरणा पर ये दबाव डालना शुरू करती हैं कि मुझे अब तुम चुनाव में विधायक का टिकट दिलवाओ, विधायक का चुनाव लड़ना है मुझे। ये संभव नहीं था दोनों के लिए, क्योंकि भंवरी देवी की अपनी कोई पॉलिटिकल जर्नी नहीं रही थी। उनको कोई पॉलिटिकल, न वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से आती थी, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है, अगर आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं तो बन सकते हैं, या फिर आपका कोई पॉलिटिकल अनुभव हो। एक मामूली से अस्पताल की नर्स जो किसी वजह से एक मंत्री और विधायक के करीबी हो गई, उसे चुनाव लड़ने का मौका कैसे मिल जाए, ये बात भंवरी देवी को समझ नहीं आ रही थी। उनको लगने लगा था कि अब तो सब कुछ हो सकता है। इस बीच दोनों से बहुत हद तक नजदीक भी हो चुकी थी भंवरी देवी। 2011 का पूरा साल, आधा साल, मतलब स्टार्ट से लेकर जून जुलाई के महीने तक उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह वो दोनों को तैयार कर लें कि ये विधायक का मुझे टिकट दिला दें। दोनों टालते रहे क्योंकि दोनों जानते थे संभव नहीं है, और वो समझाने पर समझ नहीं रही थी। जुलाई में एक दिन भंवरी देवी जयपुर पहुंचकर, जोधपुर से जयपुर पहुंचती है और वहां हंगामा कर देती हैं पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाकर कि मेरे पास एक सीडी है और वो सीडी अगर बाहर आ गई तो राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जल संसाधन मंत्री मेरे साथ क्या कर रहे हैं ये देखने के बाद तो उनका इस्तीफा तय है। अब ये पूरा जो है बवाल मच जाता है और जाहिर है ये सारी बातें मीडिया तक पहुंचती हैं और हड़कंप मच जाता है। तो ये जो महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह जो उन्हें टाल रहे थे भंवरी देवी को, वो खुद सामने से फोन करते हैं, कहते हैं तुम तुरंत मिलने आओ, तुमने क्या कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि वो जब मिलने गई उसके बाद सब कुछ मामला शांत हो गया। कहा यह जाता है कि उनके बीच एक डील तय हुई थी कि तुम ये सीडी दे दो और 60 लाख रुपया हम तुम्हें दे देंगे, उसके बाद सब मामला शांत हो जाएगा। ये सब होने के बाद भंवरी देवी वापस आ जाती है अपने घर जोधपुर। लेकिन भंवरी देवी को कहीं ना कहीं एहसास हो चला था कि ये जो दोनों विधायक और मंत्री जी हैं ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा वाला पंगा ले लिया है। इस बीच वो ये भी जानती थी कि उनसे किस तरह के मेरे संबंध हैं, तो उनको पता ही है कि मेरे पास किस तरह की सीडी और मैं किस तरह से ब्लैकमेल कर सकती हूँ। अब जुलाई का महीना बीत जाता है। उन्हें आश्वासन ये दिया गया था कि तुम जोधपुर पहुंचो, सीडी अरेंज करो, हम अपना आदमी भेजेंगे, उसको सीडी दे देना, तुमको पैसा मिल जाएगा। इस बीच अगस्त का महीना भी आ जाता है 2011 में।
और 2011 में एक सौदा तय होता है कि भंवरी देवी अपनी जो गाड़ी है, जो स्विफ्ट गाड़ी जिससे वो चलती थी, वो एक सोहन बिश्नोई नाम का व्यक्ति उसको दे देंगे। सोहन बिश्नोई भी मलखान और महिपाल का करीबी माना जाता था। ये सौदा तय होता है और 50,000 रुपए की पेशगी सोहन बिश्नोई उन्हें देता है। और ये तय होता है कि जो बाकी के 4 लाख है, 4.5 लाख में सौदा तय हुआ, 50,000 उसने पेशगी दी, कहा 4 लाख रुपए मैं आपको थोड़े दिनों में देता हूँ। इस बीच भंवरी देवी ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था, लगभग बंद, क्योंकि उन्हें पता था कि वो 2 बड़े नेताओं से पंगा लेकर आ रही हैं, तो उनको ये पता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ या गलत हो सकता है। अब आते हैं घटना के दिन 1 सितंबर 2011। अब 1 सितंबर 2011 को क्या होता है कि भंवरी देवी को फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि भाई सोहन बिश्नोई आपको वो 4 लाख रुपया भी देंगे और वो 60 लाख रुपया भी देंगे, जो सीडी वाली डील तय हुई है, आप सीडी लेकर फला फला जगह पर आ जाओ। हालांकि मन में डर तो था भंवरी के, लेकिन वो पहुंचती हैं। वहां भंवरी को फोन आता है कि आपको एक राजू भाई मिलेंगे और इन राजू भाई को आपको सीडी दिखानी है और पैसा वही देंगे। कहा तो ये गया था कि राजू भाई हैं कोई, लेकिन असल में ये राजू भाई नहीं बल्कि शहाबुद्दीन नाम का सुपारी किलर था, जो मलखान और महिपाल की मिली भगत से हायर किया गया था और सोहन बिश्नोई को लगाया गया था साथ में कि तुम मेक श्योर करो कि ये वहां पहुंचे जरूर। एक बहुत ही बीहड़ इलाके में सोहन बिश्नोई उसे लेकर जाता है और एक बलेरो जीप में बैठा देता है जहां राजू भाई बैठे हैं, और वहां पर एक सीडी चलाने का अरेंजमेंट भी है। सीडी करीब 52 मिनट लंबी होती है। सीडी देखी जाती है। जाहिर है सीडी में महिपाल मदेरणा और जो भंवरी देवी हैं उनके अतरंग संबंधों का एक पूरा विजुअल रिकॉर्डेड था, और उस सीडी को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि सीडी बनाते वक्त, जब ये सीडी बन रही है, उस वक्त अच्छी तरह से भंवरी देवी को पता है कि एक सीडी बन रही है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस काम में मदद किसने की थी और क्या हुआ था। बहरहाल उस सीडी ऐसी थी। एक 52 मिनट लंबी सीडी देखने के बाद अचानक भंवरी देवी को एहसास होता है कि वो तो उन्हें किसी जंगल की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन इलाका ऐसा भी बीहड़ नहीं है, कुछ लोग हैं, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू करती हैं। इस बात से वो जो राजू भाई हैं, जो उन्हें राजू भाई बताया गया था पर वो शहाबुद्दीन नाम का सुपारी किलर था, वो घबरा जाता है और वो अपने साथियों की मदद से उसको सीट के नीचे डाल देता है भंवरी देवी को, और उसके गर्दन पर अपना पैर रख देता है और इतनी जोर से रखता है कि भंवरी देवी का दम घुट जाता है, भंवरी देवी की मृत्यु हो जाती है। उसने पैर इसलिए रखा था ताकि ये चीखे चिल्लाए नहीं, लेकिन वो जोर जबरदस्ती में भंवरी देवी का वहीं मर्डर हो जाता है। 1 सितंबर 2011 को ये हो जाता है। उसके अगले 12 दिनों तक राजस्थान के किसी भी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसा क्यों हुआ था ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 2011 के उस सितंबर महीने की 13 तारीख को अमरचंद, जो भंवरी देवी का पति है, वो पहुंचता है एक पुलिस स्टेशन में और वो बाकायदा रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी बीवी लापता है, और उसमें महिपाल मदेरणा का वो नाम लिखाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मदेरणा से उसकी बहस हुई थी और उनका हाथ हो सकता है। अब ये जो पूरा मामला है कि 12 दिन तक क्यों नहीं आता है अमरचंद पुलिस के पास, तो उसके लिए वो कहता है कि वो तो अक्सर शूटिंग के लिए बाहर जाती थी, मुझे लगा शूटिंग के लिए गई होगी, 2-4 दिन में आ जाती थी, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इतने दिनों तक फोन भी ना लगे, ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए मैं पुलिस के पास आया। अब जैसे ये रिपोर्ट रजिस्टर होती है तो थोड़ा सा हड़कंप मचना शुरू होता है, क्योंकि मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट है। उधर मीडिया में सुगबुगाहट शुरू होती है कि वो लेडी जिसने कुछ समय पहले, यानी जुलाई में ये शोर मचाया था उसने जयपुर में आकर, और ये बात है 13 सितंबर की, उसके 2.5 महीने के अंदर वो लेडी गायब हो गई है, और जो शोर मचा रही थी कि मेरे पास सीडी है, तो उसको लेकर मीडिया में भी बहुत हलचल शुरू होती है, सरकार से सवाल जवाब किए जाते हैं, मामला बहुत बढ़ जाता है। मामला इस हद तक बढ़ जाता है, बात यहाँ आ जाती है कि पुलिस इसमें सही से कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इसमें स्टेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है, और जैसा कि अमरचंद का कहना है। और इस सब मामले में खास बात यह थी कि मलखान का नाम अमरचंद की तरफ से नहीं लिया जा रहा था, महिपाल मदेरणा का लिया जा रहा था। उसके बाद प्रेशर बहुत बढ़ता है, सरकार पर दबाव इतना बढ़ता है कि इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाती है। सीबीआई अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है, और शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान ही एक सीडी भी सामने आ जाती है, और वो सीडी फिर मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। उसमें बाकायदा दिखता है कि महिपाल मदेरणा दिख रहे हैं भंवरी देवी के साथ अपने बेडरूम में अतरंग संबंध बनाते हुए। सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है महिपाल मदेरणा को। उसके बाद एक एक करके इसमें आरोपी सामने आते जाते हैं। तो आप देखिए कि भंवरी देवी जो एक साथ मलखान और महिपाल दोनों पर दबाव बना रही थी, असल में इसी भंवरी देवी का पति अमरचंद भी इसके खिलाफ था, और अमरचंद को पैसे दिए गए थे इस बात के कि जब 1 सितंबर को ये जाएगी तो इसके साथ मत आना पैसे लेने के लिए, वरना आप लोग सोच रहे होंगे 1 सितंबर को जब वो निकली अपने पति के साथ भी निकल सकती थी, सोहन बिश्नोई के साथ क्यों निकली। उस दिन पति को गायब कर दिया गया था, और पति को गायब करने के लिए पैसे दिए गए थे, और उससे कहा गया था कि हम इसको खत्म करने वाले हैं, सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। और अमरचंद चाहता भी यही था, क्योंकि वो भंवरी देवी से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि भंवरी देवी ने उसे भाव देने बंद कर दिए थे। तो एक पहलू ये निकल कर आया। दूसरी तरफ ये जो सीडी बनी थी, इस सीडी को बनवाने में ऐसा कहते हैं कि मलखान की बहन है इंदिरा बिश्नोई, उनका हाथ था, क्योंकि वो चाहती थी कि महिपाल मदेरणा के साथ अगर ये सीडी सामने आ गई तो महिपाल मदेरणा की सीट चली जाएगी, वो मंत्री नहीं रहेगा, और फिर मेरा भाई मलखान उसकी जगह मंत्री बनेगा। तो ये मोटिव था मलखान की तरफ से सीडी बनाने का। अमरचंद का क्यों हुआ कि वो नहीं आया, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए था। इस पूरे मामले में करीब 17 आरोपी बनाए गए, 298 गवाह रहे, और इसकी जो सबसे लेट गिरफ्तारी हुई आरोपी की वो इंदिरा बिश्नोई की 2017 में हुई। सोचिए 2011 का केस है, 2012 में चार्जशीट फाइल हुई, और अब तक मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई खास फैसला नहीं आया है। अब तक 6 आरोपी तो जमानत पे बाहर आ चुके हैं, हाई कोर्ट से जमानत लेकर, एक आरोपी सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ चुका है, और इस पूरे मामले में अभी तक कोई खास फैसला नहीं हुआ है। महिपाल मदेरणा की पिछले साल अक्टूबर में डेथ हो चुकी है, तो न तो महिपाल मदेरणा अब हैं और ना ही भंवरी देवी, तो डेथ हो ही गई। और इस पूरे मामले में फिर इंदिरा बिश्नोई का भी नाम आया था, उनकी 2017 में हुई गिरफ्तारी, वो फरार चल रही थी, उनकी गिरफ्तारी हुई मध्य प्रदेश से। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि एक ऐसी महिला जिसे सत्ता का नशा हो गया, जो एक मामूली सी नौकरी करती थी, नौकरी जाने पर वो मंत्रियों के संपर्क में आई, और उसके बाद जो कहानियां और निकल कर आई वो भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि मलखान
सिंह भंवरी देवी की सबसे छोटी बेटी का पिता भी है। तो भंवरी ये दबाव डाल रही थी मलखान पर कि तुम पब्लिक के सामने स्वीकार करो कि तुम मेरी छोटी बेटी के पिता हो, उसकी शादी में तुम सहयोग दोगे और सारा काम तुम करोगे, तुम उसके पिता की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। इधर महिपाल मदेरणा के साथ तो सीढ़ी आ ही चुकी थी, तो महिपाल मदेरणा पर प्रभाव ये बनाया जा रहा था कि भाई तुम्हारी मंत्री पद चला जाएगा, नहीं तो मुझे तुम विधायकी की टिकट ऑफर करो। लेकिन शायद भंवरी देवी इस समय ये भूल गई थी कि वो किसी नेता के साथ संबंध तो बना रही हैं, अपनी सीमाएं लांघ तो रही हैं, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि कोई भी मंत्री हो, नेता हो, उसको भी किसी टिकट देने के लिए कोई एक आधार चाहिए होता है। भंवरी देवी को किस आधार पर टिकट मिल सकता था? न कोई पॉलिटिकल अनुभव था, न कोई सोशल इमेज थी, साथ ही उन्होंने अपनी मर्यादाएं अपनी मर्जी से लांघी थी और अपनी मर्जी से इस तरीके के जाल को बुना था, इस तरीके के जाल को फैलाया था कि जिससे वो रातों रात उनके दिन बदल जाएं। हालांकि एक हद तक बदले भी, लेकिन वो जो 60 लाख रुपए का लालच था, वो 60 लाख रुपए तो नहीं मिले, बल्कि 60 लाख रुपए लेने गई भंवरी। उसी दिन गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनकी हत्या के करीब 4 महीने बाद पुलिस को वहां से हड्डियां बरामद हुई, जिनकी जांच के लिए उन्हें FBI की मदद भी ली गई थी। और उसके बाद ये पूरा स्थापित हुआ था मामला, क्योंकि आपको मालूम है हत्या का मामला हो तो लाश का मिलना या लाश का सबूत मिलना बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर ये मामला है भंवरी देवी का। अभी तक कोई खास फैसला आया नहीं है। 7 आरोपी मैंने बताया आपको बाहर आ चुके हैं और अभी तक ऐसा और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है इस केस में जो मैं आपको बता सकूं। लेकिन ये है एक इंसान के लालच की कहानी कि कैसे एक इंसान का लालच उसे ले डूबता है। कोशिश करेंगे आगे भी ऐसी सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आते रहें। कोई खास कहानी अगर आप मुझसे सुनना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक कहानी को बिल्कुल सच्चे स्वरूप में पहुंचाया जाए।